हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। मैंने खुद कई एईजेई की एग्जाम्स क्रैक की हैं। और जैसे कि आप लोग का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर पीवाईक्यू की सीरीज कुछ स्टार्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कुछ स्टार्ट कीजिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 2019 में। उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ 25 क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हर दिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखते जाएंगे। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी हमको प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए हम लोग आपके लिए एक बैच ही डेडिकेट किए हैं आरआरबी जेई 2024 का, वो है गतिशील एक्सप्रेस। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि कंप्लीट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का आपको कोर्स मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 777 पे। यहाँ पे आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। नहीं तो लाइव क्लासेस में क्या होता है कि अभी जैसे कहीं सीबीटी 1 की क्लास चल रही तो आप एजुकेटर पे डिपेंड है। जब तक एजुकेटर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी प्रिपरेशन भी उसी के साथ साथ चलेगी। यहाँ पे यह है कि आप सीबीटी 2 के कुछ टॉपिक्स हुए, उसको भी आप साथ में डील कर सकते हैं। और जो भी हमारा कोर्स है वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी कुछ आपको चीज चाहिए जैसे पीवाईक्यूज हो गया या कुछ भी चाहिए, तो वो सारे सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक और आपको मैं बात बता दूं कि फॉर्म जो है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 29 अगस्त को फॉर्म आपकी जो फिलिंग की डेट है वो एंड हो जाएगी। तो आखिरी तक मत बैठिए। फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं कि सर किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सब पर हमने वीडियो ला चुके हैं। हमारे चैनल में आप जाके देख सकते हो। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो आप, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे 2019 में। तो ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, 28 अगस्त को, जो कि आप देख सकते हो, सब्जेक्ट बता सकते हो, जियो टेक का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट रिलेबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, वो कौन सा फील्ड टेस्ट है रिलायबल जो कि बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है। एक है प्लेट लोड टेस्ट, एक है डायरेक्ट शियर टेस्ट। अब देखो डायरेक्ट शियर टेस्ट, तो भाई डायरेक्ट शियर टेस्ट से आपको क्या पता चलता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पता चलती है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पता चलती है। ठीक, और किस किस से पता चलता है, वेन शियर टेस्ट हो गया, ट्राई शियर टेस्ट हो गया। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं, ना तो साउंडिंग टेस्ट होगा, ना तो कोन पेनिट्रेशन होगा। एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन भी होता है, कोन पेनिट्रेशन भी होता है, मगर जो रिलायबल मेथड है वो है आपका प्लेट लोड टेस्ट। ठीक, देखो फाउंडेशन में बेरिंग कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है हम उसमें देखते हैं कि फेलियर जनरली दो प्रकार के होते हैं, दो क्राइटेरिया को लेके चला जाता है। एक है सेटलमेंट, ठीक, और एक है आपका शियर। ठीक, एक सेटलमेंट के कारण फेलियर होता है और एक शियर के कारण होता है। ठीक, प्लेट लोड टेस्ट आप जानते हो कि यहाँ पे एक पिट रखा जाता है, उसमें पिट रहती है, उसमें ऊपर एक प्लेट रखी जाती है। प्लेट की कुछ साइज है आपकी, स्टैंडर्ड साइज जनरली 75 बाई 75 बाई 2.5 सेंटीमीटर साइज की प्लेट यूज की जाती है। ठीक है, 30 बाई 30 बाई 2.5 की भी होती है। उसके ऊपर आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो और गनी बैग्स रखते हो और लोड धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो। प्लेट कितनी सिंक हो रही है, कितनी सेटल हो रही है, वो आप नोट करते रहते हो, उसके हिसाब से ये टेस्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो डायमेंशंस हैं, जो भी आप प्लेट यूज कर रहे हो, जो पिट है वो आपका 5 टाइम्स ऑफ प्लेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरली क्ले और सैंड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है सेटलमेंट और बीरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, कि अगर मैं सैंड की बात करूं, सैंड, तो उसमें अगर मैं इसकी बात करूं बेरिंग कैपेसिटी की, तो क्यू यू एफ अपॉन क्यू यू पी, क्यू यू पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बीपी। ठीक, बी हो गया यहाँ पे विड्थ, एफ फॉर फुटिंग, पी फॉर प्लेट। ठीक है, क्यू यू एफ यहाँ पे हो गया बेरिंग कैपेसिटी, एक फुटिंग की और एक प्लेट की। ये किसका फॉर्मूला हो गया, बीरिंग कैपेसिटी के लिए, बीरिंग कैपेसिटी के लिए सैंड का। ठीक है, ये सबसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका फेवरेट फॉर्मूला जो कि सेटलमेंट के लिए आता है, ठीक, कि एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल टू बी एफ, ठीक, 0.3 प्लस बीपी अपॉन, ठीक, बीपी 0.3 प्लस बी एफ। ठीक, ये एक फॉर्मूला आता है। ठीक, ये आपका सेटलमेंट का होता है। वैसे अगर मैं क्ले की बात करूं, क्ले,
क्ले का आपका हो जाता है SF/SP इज इक्वल टू BF/BP, ये क्ले का हो जाता है सेटलमेंट के लिए। और वहां पे अगर मैं बात करूं बीयरिंग कैपेसिटी का, वो है QUF इज इक्वल टू QUP, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सब नहीं देखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, SSC में भी आता है, RRB JEE में भी आता है। तो मोस्ट रिलायबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा है, प्लेट लोड टेस्ट होता है और ये फील्ड टेस्ट है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर मैं बात करें, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्टेड अबव रूफ स्लैब, स्लैब के ऊपर छत वगैरह में आप देखे होंगे जो साइड में जो वॉल होती है, ठीक है, उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, छत के ऊपर ये साइड वॉल जो दिख रही है, ठीक, ये छत के ऊपर जो साइड वॉल दिख रही है, क्या इसको बाउंड्री वॉल बोलते हैं? नहीं। क्या इसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं? नहीं। क्या इसको प्लिंथ वॉल बोलते हैं? नहीं। प्लिंथ तो क्या हो गया आपका, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो आपका रहता है प्लिंथ रहता है जनरली, वहां से आपका सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। इसको हम कौन सी वॉल बोलते हैं? पैरापेट वॉल। दिस इज यूर पैरापेट वॉल। ठीक, तो छत वगैरह में आप जानते हो जो छोटी दीवार है जिससे आप उधर ना गिरे उस तरफ ना गिरे, वो सब के लिए आपके ओपन टेरेस में जो वॉल होती है, ठीक है, उसको हम कौन सी वॉल है, वो पैरापेट वॉल। दिस इज योर पैरापेट वॉल। ठीक है, अब ये भी देखो, वो जियोटेक से क्वेश्चन आया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपके सारे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया, फिर बिल्डिंग मटेरियल का आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आएगा, जियोटेक का आएगा, FM के आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन, ठीक है, तो आप जानते हो कि कंक्रीट में जो लास्ट प्रोसीजर आपकी क्यूरिंग होती है, अलग अलग प्रकार की क्यूरिंग होती है, गनी बैग्स के साथ, केमिकल के साथ होती है, मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, फिर एक आपकी होती है स्टीम क्यूरिंग। तो स्टीम क्यूरिंग जनरली हम लोग मास प्रोडक्शन ऑफ प्री कास्ट कॉन्क्रीट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम वगैरह तो गनी वनी बैग से, एक पॉन्ड से भी करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आप रिजिड वो देखे होगा, रिजिड पेमेंट, वो पॉन्ड क्यूरिंग, पानी भर देते हैं पॉन्ड। ठीक है, ये तो गनी बैग से हो जाता है, गनी बैग्स वगैरह से। ठीक है, कई जगह कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक, तो स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ प्री कास्ट कॉन्क्रीट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीव थ्योरी। पीव थ्योरी क्या होती है भाई, ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन का, हाईवे का क्वेश्चन आ गया। तो आप साइड डिस्टेंस में जानते हो, एक होता है आपका SHD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है आपका OHD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो होता है कि एक हमको मिनिमम लेंथ चाहिए, ठीक है, कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो बिना कोलिजन के वो ब्रेक लगाए और बिना कोलिजन के गाड़ी रुक जाए। तो एक मिनिमम जो डिस्टेंस चाहिए कि बिना कोलिजन के गाड़ी रुक जाए, उसको हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। और ये भी आप जानते हो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दो प्रकार के इसके अंदर डिस्टेंस आते हैं, एक आता है आपका लेग डिस्टेंस और एक आता है आपका यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, जैसे कि आप कोई एक अलग धुन में आप गाड़ी चलाते हो जा रहे हो, अचानक से आपको एक कुत्ता दिख गया, ठीक है, तो आप रिएक्शन करने में जितना आपको टाइम लगेगा, अभी आपने ब्रेक नहीं लगाए हो, आप पहले अचानक से उस जो एक अलग खोए हुए थे वहां से अचानक से कुत्ते को देख के आप समझे भाई ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये सब में जो टोटल रिएक्शन टाइम लगा आपको, इस टोटल रिएक्शन टाइम में जितना आपकी गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लेग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, और फिर जब आपने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे आप जानते हो टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम जो आपकी होती है वो आपको बताना है, वो कितना होता है, 2.5 सेकंड होता है SHD में। OHD की बात करूं, OHD में 2 सेकंड होता है। ये सब मैं बताते जा रहा हूं, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, टोटल रिएक्शन टाइम इसमें। तो मैंने क्या बोला, लेग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि जिसमें टोटल रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया गाड़ी का, और इसी के अंदर आपका परसेप्शन टाइम आता है, और यहीं पे आपकी पीव थ्योरी आती है। पीव का मतलब होता है परसेप्शन, आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन, ई का मतलब होता है इमोशन, वी का मतलब होता है वॉल्यूशन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये जो पीव थ्योरी है इसी लेग डिस्टेंस के अंदर ये पीव थ्योरी आपकी आती है। ठीक है, पूरा कि यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सब आ गया कि जैसे ही आपने देखे, परसीव किए, फिर इंफॉर्मेशन गई, इंटेलेक्शन, फिर इमोशन, फिर वॉल्यूशन, ये सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ साथ ये भी आप जानते हो कि हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, तो ये आपका ड्राइवर हो गया, इसकी आई हाइट जनरली 1.2 मीटर होती है नीचे से।
ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 0.15 मीटर होती है, 0.15 मीटर, ठीक है, 0.15 मीटर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको निकालना रहता है, दिस इज SHT। क्लियर। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में SHT का फॉर्मूला बताना है, लेवल के लिए, ठीक है, ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। जो फॉर्मूला है ब्रेकिंग डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस, उसका कंप्लीट फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। इस पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं इस पर अगर आप बोलोगे तो इसमें एक इसी टॉपिक में एक मैं वीडियो ले आऊंगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड होता है एज पर IRC। SHD में OHD में 2 सेकंड होता है, पीव थ्योरी के बारे में बता दिया, ठीक है। टोटल रिएक्शन टाइम जो हो गया आपका वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक आपका परसेप्शन टाइम पे डिपेंड करता है, परसेप्शन टाइम पे डिपेंड करता है, और एक आपका ब्रेक रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम। ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर। परसेप्शन टाइम जिसमें आपने परसीव किया, और फिर आप कि ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वो ब्रेक रिएक्शन टाइम हो गया। और फिर एक बार जब ब्रेक लगा दिए तो जो गाड़ी आपकी चली, दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो वर्क डन होता है और जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वो इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस में आ जाते हैं। सबका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, द कॉम्प्ली विथ करंट बिल्डिंग रेगुलेशन द मिनिमम कैविटी विड्थ, ठीक, इन एक्सटर्नल वॉल। मिनिमम कैविटी विड्थ कितनी होती है, ये आपका बिल्डिंग बाय लॉस या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो मिनिमम कैविटी विड्थ कितनी रखनी चाहिए हमको, तो वो होती है मिनिमम आपकी 50 mm, ठीक। मिनिमम हम रखते हैं कितनी, 50 mm, और मैक्सिमम हम रखते हैं 100 mm, ठीक। ये है, ठीक है। ये डेटा है, डेटा के भी क्वेश्चन मैंने बोला आते हैं, वन लाइनर डेटा भी आपको लेके चलना है साथ में। ये आपका स्टील का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। इनमें से जो भी आपको मेंबर दिख रहे हैं उनमें से कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन कौन झेलते हैं। तो भाई कॉलम तो आप अच्छे से जानते हो, कॉलम इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। कॉलम कैसा मेंबर है, वर्टिकल, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर क्रेन, जो सॉरी बूम, बूम भी एक कंप्रेशन मेंबर है जो कि क्रेन वगैरह में यूज होता है, ठीक। स्ट्रट जो है आपका वो एक प्रकार का इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर है, ठीक। और जो आपका स्ट्रट हो गया, पेडेस्ट्रल हो गया, पेडेस्ट्रल, ये स्मॉल कंक्रीट ब्लॉक्स, स्मॉल कंक्रीट ब्लॉक्स, ठीक। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब कंप्रेशन मेंबर है। ये क्या करते हैं, ये सब कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेलते हैं, ये सब कंप्रेशन मेंबर है आपके, कंप्रेशन मेंबर, ठीक। अब सर टेंशन मेंबर, टाई हो गया, केबल हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर। ये आपको देखना है, ये सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, टेंशन मेंबर कौन से, कंप्रेशन मेंबर कौन से हैं, बीम के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। ये स्टील का क्वेश्चन हो गया, ये स्टील से आ गया क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सभी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक। पिलर्स भी आ जाएगा आपका, क्लियर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द स्प्लिट टेंशन टेस्ट, द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज। अब देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में या आरसीसी में हम बात करें, अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ आती है। एक आती है आपकी कंप्रेसिव, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, जिसको कि हम लोग FCK से डिनोट करते हैं, ठीक है, FCK से डिनोट करते हैं। एक आती है आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जिसको कि हम लोग FM से यूज करते हैं। FM क्या फॉर्मूला है इसका, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक, जो बोलती है कि द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक। और सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जो कि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, ठीक। FM हमेशा FCK से ज्यादा होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर या बेंडिंग स्ट्रेंथ, वो हो जाता है FCR। FCR क्या होता है आपका 0.7 अंडर रूट FCK, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग जो बीम है लेते हैं जनरली 150 बाई 150 बाई 700 mm की लेते हैं, वही आपका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जिसमें लगता है M/I = F/Y = E/R,
ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वहां पे टेंशन स्ट्रेंथ आपकी आ जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि कंक्रीट में टेंशन एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, उसमें एक डायरेक्ट टेंशन आता है, एक इनडायरेक्ट टेंशन होता है। इनडायरेक्ट टेंशन जो होता है उसको हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं और सीटीएम मशीन में हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो सिलेंडर आप देखोगे उस सिलेंडर का डायमेंशन कुछ होता है, आपका ऊपर वाला पोर्शन आपका होता है 150 mm, ठीक है, डायमीटर, और जो आपका हाइट होती है वो 300 mm ये सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, क्यों इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, हम क्या करते हैं जो सीटीएम मशीन रहता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से रख देते हैं जिसमें कि लोड इसके, लोड जो लग रहा है कंप्रेसिव लोड जो लग रहा है वो इसके कहां पे लग रहा है, इसके सरफेस पे लग रहा है, इसके सरफेस एरिया पेरीमीटर पे लग रहा है। ठीक, तो अब पॉइसंस रेशियो वगैरह का आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो जब लोड इस पे कंप्रेसिव लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो डायमेंशन है ये क्या हो जाएगी, इसकी ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, कम होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो क्या होगी, वो बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका टेंशन एक्सियल टेंशन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सियल टेंशन लग रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग क्या पता करते हैं, यहाँ पे टेंशन टेस्ट पता करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल स्पेसिमन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस एरिया। और आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एफ सी एस इज इक्वल टू 2p अपॉन पाई डी एल, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपका हो गया एफ सी के हो गई स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके बाद एफ सी आर हो गया और फिर आता है आपका एफ सी एस। ठीक, ये है इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। मिनिमम वॉइड्स हमको कैसे मिलेगा, मिनिमम वॉइड्स हमको मिलता है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से। किससे हमको मिलता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स कैसे मिलेंगे, अलग अलग साइज के एग्रीगेट्स जब आप यूज करते हो। ठीक है, जैसे सॉइल में आप लोग पढ़ते हो ना, वेल ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड, तो वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग साइज के मटेरियल्स होते हैं। वैसे एग्रीगेट में भी अलग अलग साइज के एग्रीगेट्स जब आप यूज करते हो उसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड। ठीक, तो अलग अलग साइज यूज करने से क्या होगा, वॉइड्स आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना, एक ज्यादा साइज है, एक कम साइज है, फिर एक उससे कम है, तो वॉइड्स कहाँ मिलेंगे, वॉइड्स की जगह ही नहीं रहेगी। वहीं अगर एक ही साइज के आप यूज करोगे तो वॉइड्स आपके ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्रीगेट्स ऑफ वेरिंग साइज यूज करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वेल ग्रेडेड बोलता हूं। तो मिनिमम वॉइड्स हमको किसमें मिलेगा, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब एग्रीगेट्स ऑफ वेरिंग साइज। क्लियर, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन कोलाइडल लिक्विड हम किसको बोलते हैं, तो नॉन कोलाइडल लिक्विड हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स को बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड वो जिसमें कि विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कोसिटी इज नॉट देयर। ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, विस्कोसिटी नहीं होगी उसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेस जो रहता है, जहां का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि टाउ शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन। ठीक, ठीक है, और जो फॉलो नहीं करते उसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड्स देख लेना, वो ग्राफ देख लेना, एन की वैल्यू जब वन से ज्यादा रहती है उसको डायलेटेंट बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, डायलेटेंट फ्लूइड, सूडो फ्लूइड, ये सबसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कौन से टाइम डिपेंडेंट है, कौन से टाइम इंडिपेंडेंट है, इन सबको अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइल्ड स्टील इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। तो माइल्ड स्टील जनरली यूज करते हैं हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखे हो ना, ISMB हो गया, ISWB हो गया, अलग अलग रोल्ड सेक्शन स्टील में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें जो माइल्ड स्टील है वो जनरली यूज होता है आपका रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए। क्लियर, अभी मैं माइल्ड स्टील के बारे में और डिटेल में आपको बताऊं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एज पर IS कोड द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। अब देखो भाई इस चीज को ध्यान से समझो, एक होता है आपका Fe250 जिसको कि हम लोग प्लेन बार बोलते हैं। ठीक, और यही क्या है आपकी माइल्ड स्टील, यही है माइल्ड स्टील प्लेन बार। ठीक, आप जानते हैं कि इसकी डक्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, और स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि 250 क्या है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ क्या होती, कम होती। ठीक, जनरली इसलिए बहुत अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं दे पाता। मगर वहीं अगर मैं बात करूं HYSD बार की 415, 500, ठीक, 550, ये जितनी भी हैं ये सब क्या है, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इन सब की डक्टिलिटी क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। ठीक है, डक्टिलिटी थोड़ी कम रहती है मगर स्ट्रेंथ थोड़ी आपकी ज्यादा रहती है। ठीक, और एक आती है आपकी TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहती है और डक्टिलिटी भी ज्यादा रहती है। सर ऐसा क्यों, आप जानते हैं इसको कैसे ट्रीट किए बनाया जाता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कोर सेक्शन है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बाहर वाला सेक्शन हार्ड रहता है, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों इसमें हमको ज्यादा मिलती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, हाई यील्ड आंसर इसका हो जाएगा 415। ठीक है, मिनिमम की अगर हम लेके चलें 415 से आपकी HYSD चालू हो जाती है। क्लियर। 250 आपका किस में आ जाता है, ये तो माइल्ड स्टील हो गया, ये प्लेन बार्स में आ गया, दिस इज योर माइल्ड स्टील, प्लेन बार्स। क्लियर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए गजेटेड बेस जो होता है विल प्रोवाइडेड इन ए कॉलम। तो गजेट बेस हुआ या कॉलम बेस हुआ, ये भी स्टील का क्वेश्चन है। इसको हम लोग को कब यूज करना है, जब कॉलम पे ज्यादा लोड आ रहा है। कॉलम पे जब बहुत ज्यादा लोड आता है ना, ये आपका कॉलम हो गया, इस पे जब बहुत हैवी लोड आता है तो हम लोग गजेट बेस या फिर कॉलम बेस यूज करते हैं। ठीक है, ये गजेट बेस और इसके नीचे हो गया कॉलम बेस, सॉरी फुटिंग। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग एक बेस यूज करते हैं, कॉलम बेस या फिर गजेट बेस। यहाँ पे ये आपका कॉलम है, ये आपकी फुटिंग है। ठीक, फुटिंग फाउंडेशन है ये यहाँ पे कॉलम बेस या फिर गजेट बेस यूज करते हैं, कॉलम बेस और गजेट बेस। ठीक, गजेट बेस की डिजाइन में आपका गजेट एंगल भी आ गया, ये सब भी आ गया। एक होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, एक होता है आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। बता देता हूं कुछ एक्स्ट्रा चीजें। ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक, ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, जब सॉइल बहुत एक्सट्रीमली वीक हो, सॉइल आपकी बहुत वीक है, ठीक, और लोड उसमें क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लोड उसमें क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आप ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गजेट बेस कब यूज करते हैं, जब कॉलम में ज्यादा लोड आ रहा है तब। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए वेल सीजनड वुड इज इन द रेंज ऑफ। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं सैपिंग, सैपिंग क्या करते हैं आप लोग, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। मगर एक वेल सीडेड, ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन टिम्बर का हो गया, तो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द सॉइल हैज ए वेरी लो bearing capacity and still if piles are not feasible option then the best choice is। ठीक है, ये फाउंडेशन के बाद बोल रहा है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम है और आप पाइल फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते। तो एकदम बेसिक पहले समझो, ये भी जियोटेक का क्वेश्चन हो गया। फाउंडेशन के बारे में आप जानते हो, पहले तो आपको ये बताना है फाउंडेशन और फिटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर एक इंडिविजुअल कॉलम एक इंडिविजुअल पे रेस्ट कर रहा है, वो इंडिविजुअल क्या है, उसकी फुटिंग है। इंडिविजुअल जो रहेगा वो फुटिंग है, और ऐसी ढेर सारी फुटिंग बन के फाउंडेशन बनता है। एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, ठीक, और एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। ठीक, किसको बोलते हैं सर शैलो फाउंडेशन, किसको बोलते हैं सर डीप फाउंडेशन। ठीक है भाई, वो भी देख लेते हैं। ये आपका दिस इज योर डेप्थ DF एंड दिस इज योर B विड्थ। ठीक, अगर DF आपका विड्थ से कम या बराबर होगा तो उसको शैलो फाउंडेशन बोलेंगे, और अगर डेप्थ आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर B से ज्यादा होगा तो उसको हम डीप फाउंडेशन बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग, अगर DF आपका B से कम या बराबर होगा तो शैलो, ये तर्जगी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तर्जगी के अकॉर्डिंग। ठीक, स्केम्टम्स में अलग हो जाता है, वहां पे 2.5 आ जाता है, DF इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 भी, ये तर्जगी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक, इस शैलो के अंदर भी आपका दो चीज आ जाती है,
एक आ जाती है फुटिंग। अब ये फुटिंग के अंदर आपकी आइसोलेटेड आ जाएगी, ठीक है, आपकी कंबाइंड फुटिंग आ जाएगी, आपकी स्ट्रैप फुटिंग आ जाएगी, स्ट्रिप फुटिंग आ जाएगी, और एक आपका हो जाता है मैट एंड ड्राफ्ट। मैट एंड ड्राफ्ट, ठीक है, मैट एंड ड्राफ्ट आ गया। और डीप के अंदर आपका आ गया पाइल फाउंडेशन, और एक आपका आ गया वेल फाउंडेशन। डीप पाइल फाउंडेशन और एक आपका आ गया वेल फाउंडेशन, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि हमको क्या बोल रहा है कि बीरिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, और आप पाइल यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैट एंड ड्राफ्ट। मैट एंड ड्राफ्ट, ठीक है। जनरली आप मॉल वगैरह देखे होंगे, वहां पे लोड भी ज़्यादा आता रहता है, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा एरिया रहता है फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा एरिया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग मैट या फिर राफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि पाइल हमको यूज़ नहीं करना, बेरिंग कैपेसिटी भी कम है, तो बेस्ट चॉइस क्या होगी, तो वहाँ पे आप फुटिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते ऐसी जगह पे, आप क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, मैट या राफ्ट, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, द रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन इज नोन एस। तो यहाँ पे आप देखो कहीं कुल मिला के ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आउटपुट अपॉन इनपुट के बारे में, ठीक। और आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो जाता है भाई, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एफिशिएंसी, ठीक। द रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन इज नोन एज एफिशिएंसी। हेड रिकवर्ड हुआ और कितना पुट इन किए थे, मतलब आउटपुट कितना है और कितना इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। एकदम बेसिक क्वेश्चन, ऐसा बेसिक समझना है आपको, द रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन, ये एफिशिएंसी हो गई, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ पायलट्स आई अबव द रनवे सरफेस, ये एयरपोर्ट का हो गया क्वेश्चन, तो ये होता है 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर होता है रनवे सरफेस में पायलट की आई, रनवे से लेके कितनी हाइट होना चाहिए, 3 मीटर। हाईवे का आपको बताना है, हाईवे का भी मैंने बताया था, हाईवे का कितनी होती है हाईवे में, ये मैंने आपको बताया था ऐसा, ये फिर से बता दे रहा हूं, ये ड्राइवर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर होती है, ये 1.2 मीटर होती है। और ऑब्जेक्ट की भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट की कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की 0.15 मीटर होती है, ये ऑब्जेक्ट की हो गई, ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक, और ये ड्राइवर आई हाइट, ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द बीम, ये स्टील का क्वेश्चन आ गया, द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू द फ्लोर लेवल अबव इज नोन एस, ठीक है। तो परलिन तो आप जानते हैं, जनरली ट्रस में परलिन और राफ्टर ट्रस में यूज होते हैं, ठीक है। जो परलिन एक लौता फ्लेक्सुरल मेंबर आपका यूज होता है ट्रस में। स्पेंड्रल हम किसको बोलते हैं, ये देखो, ये आपका स्लैब हो गया, इस स्लैब में जो आउटसाइडर होती है वॉल, ठीक है, ये दिस इज यूर स्पेंड्रल बीम, ये आपकी हो गई, ये आपका स्लैब हो गया, और दिस इज यूर स्पेंड्रल, दिस इज यूर स्पेंड्रल बीम, इसका आंसर हो जाएगा स्पेंड्रल बीम, ये दिस इज यूर स्पेंड्रल बीम, क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। लिंटल तो आप जानते ही हो, लिंटल क्या होता है, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो, स्टील का भी क्वेश्चन देख सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन आया है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लॉन्ग नैरो डायमीटर स्टील पाइप्स आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग प्रेस्ड कंक्रीट डाउन टू डीप डेप्थ स्पेशली बिलो वाटर बॉडीज, दीज पाइप्स आर कॉल्ड। तो आप बता सकते हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग किससे की जाती है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग किससे की जाती है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग की जाती है ट्रिमी बकेट से, ट्रिमी पाइप से, ठीक है। ये भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का हो गया, ट्रिमी पाइप देखे होगे आप लोग, ट्रिमी पाइप से अंडर वाटर कंक्रीटिंग की जाती है, ठीक है। कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ट्रिमी पाइप से करते हैं, ये भी कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन का एक इक्विपमेंट आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच फिनिशिंग कवर्स विथ ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और ब्लॉक मसोनरी। यार ये तो बता दोगे आप, बहुत क्या बोल रहे हैं भाई, जो भी ब्रिक मसोनरी है उसके ऊपर आप उसके सरफेस को पूरा फिनिश कैसे करते हो आप, ठीक है, आप प्लास्टरिंग करते हो, प्लास्टरिंग से कवर करते हो, ठीक है।
ग्राउटिंग क्या होता है, क्रैक्स जो आ जाते हैं उस क्रैक्स को आप जो फिल करते हो दैट इज ग्राउटिंग। पॉइंटिंग क्या हो गया, जो ब्रिक्स के बीच में जो आप लोग जो मोर्टार डालते हो दैट इज पॉइंटिंग। फॉल्स सीलिंग तो आप जानते हो, ठीक है। तो पूरे एरिया को आप कवर कैसे करते हो, ब्रिक मसोनरी में प्लास्टरिंग से करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज्ड फॉर। तो 2 mm आपका डॉटेड के लिए भी यूज होता है, आउटलाइंस के लिए भी यूज होता है, कटिंग प्लेन लाइंस के लिए भी होता है, डायमेंशन लाइंस के लिए आपके नहीं यूज होता, ठीक है, डायमेंशन लाइंस के लिए, ठीक है। नो वेरिएशन इन थिकनेस, डायमेंशन लाइंस जो रहती हैं, नो वेरिएशन इन थिकनेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बिल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाते चलो, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्लिप फॉर्म पेवर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग। तो जनरली जो स्लिप फॉर्मवर्क आपका यूज होता है वो लार्ज सरफेस कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। स्लिप फॉर्म पेवर जो होता है, ठीक है, वो आपका लार्ज सरफेस कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है भाई, लार्ज सरफेस कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लार्ज सरफेस आपको क्या दिख रहा है, क्या प्रीकास्ट एलिमेंट, चिमनी, वॉल्स, नहीं, पेमेंट्स वगैरह में हम क्या यूज करेंगे, स्लिप फॉर्म पेवर को यूज करते हैं। रिजिड पेमेंट वगैरह हो गया, उसमें हम लोग यूज करते हैं, क्लियर, वो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें, द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मींस ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। ये सॉइल जियोटेक का क्वेश्चन आ गया आपका कि डेंसिटी किससे बढ़ती है भाई, डेंसिटी किससे बढ़ती है और वाइड रेशियो किससे कम होता है, वो ऐसा कौन सा मैकेनिकल मेथड है जिससे वॉइड रेशियो कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो एयर वॉइड्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या होंगे, कम होंगे, और डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ये एक प्रकार का मैकेनिकल मेथड है, डायनामिक मेथड है, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन में भी वॉइड्स आपके कम होते हैं मगर वो वाटर वॉइड्स हो जाते हैं, और वो स्टैटिक मेथड है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म मेथड है, वो लॉन्ग टर्म होता है कंसोलिडेशन। तो ये आपका हो गया क्या आंसर, कॉम्पैक्शन, ठीक है। इससे और क्या होता है, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी बढ़ती है, सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है, सॉइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हो, इसको भी डिटेल में कराया जाएगा सॉइल की, ये सारे आपको वीडियोस हमारे चैनल में सारे कोर्स मिल जाएंगे, सॉइल स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती है, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द चीपेस्ट वे, सस्ता वो कौन सा उपाय है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक्स इन विंडोज कैन बी प्रिवेंटेड बाई। जो डायगोनल क्रैक्स आते हैं विंडोज वगैरह में, साइड में जो डायगोनल क्रैक्स आते हैं विंडो में, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सिल बीम प्रोवाइड करने से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग सिल बीम वी कैन प्रोटेक्ट द डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक्स इन विंडो, क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है, when an object is viewed from different direction and from different distances, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हो, डिफरेंट डिस्टेंस देख रहे हो, तो जो उसका अपीयरेंस है उस ऑब्जेक्ट का वो भी डिफरेंट हो जाता है। इस व्यू को हम क्या बोलते हैं, ये आपका ऑटोकैड का टॉपिक आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, दिस इज पर्सपेक्टिव व्यू। आइसोमेट्रिक तो आप जानते हो 3D व्यू होता है, ठीक है, 3D व्यू, ठीक है, 3D ज्योमेट्री के हिसाब से ये आपका होता है, क्लियर, 3D ऑब्जेक्ट वो सबके भी हम लोग देखते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू, ये आपका कैड वाला आ गया टॉपिक, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक्स को आप नोट करते जाओ, कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। 25वां क्वेश्चन ये स्टील का आ गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो द टाइप ऑफ बीम कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो बीम कनेक्शन हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, फ्लैंज एंड वेब क्लिप्स। तो ए का आपका कैसे हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ठीक। फ्रेम्ड कनेक्शन, तो फ्रेम्ड कनेक्शन जो रहता है उसमें आप लोग सिर्फ फ्लैंज क्लीट्स को यूज करते हो, ठीक है, बी का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1, ठीक। और अगर मैं बात करूं डी के बारे में, स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, तो डी आपका हो जाएगा 4, दैट इज वेब क्लीट ओनली, डी हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया A3, B2, C1 एंड D4, ठीक है।
तो जो बीम कनेक्शन वो आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, वेब एंड वेब क्लिप से। पूरा स्टील का कॉन्सेप्ट है ये कनेक्शंस का, ठीक है। बीम कनेक्शंस का, बीम फ्रेम कनेक्शंस का, ठीक है। फ्रेम कनेक्शन का आपका हो गया फ्लैंज क्लीट्स के लिए, अनस्टिफेंड का आपका हो गया कनेक्टिंग मेंबर्स के लिए, कनेक्टिंग मेंबर्स, ठीक है। और डी आपका हो गया स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन जो हो गया वो आपका हो गया वेब क्लीट के लिए, ठीक है। तो बाकी 25 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग के लिए मैं लाइव सेशंस भी लाऊंगा जहां पे आप लोग इंटरेक्ट हो। अगर आपको ये सेशन मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम लोग लाइव सेशंस भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग इंटरेक्ट करके डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग अपने पॉइंट देख सकते हो और जो भी आपको टॉपिक समझने हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये गतिशील एक्सप्रेस में हम लोग के लिए सारे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।